हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा 7 रिसोर्स मोबिलाइजेशन और आज है हमारी इसकी 4th क्लास। अभी तक हम ये देख चुके हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की इफेक्टिव प्लानिंग कैसे करी जाती है, इसके हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे थे। इसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने फिजिकल रिसोर्सेज पूरा कर लिया था। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होती हैं? वो रिसोर्सेज जो कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी से। ये क्या हो सकता है? ये बिल्डिंग हो सकती है, मशीन्स हो सकती है, टूल्स होते हैं हो सकते हैं, ये इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। उसके बाद हम गए थे किसके ऊपर? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पिछले लेक्चर में। और उसके अंदर हमने क्या देखा था ह्यूमन रिसोर्स के अंदर? कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है वो देखा था। फिर हमने देखा था कितने लोग चाहिए होते हैं, कितने प्रकार के लोग चाहिए होते हैं ना, व्हाट काइंड एंड टाइप ऑफ पीपल वी आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी पीपल वी आर रिक्वायरिंग। ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो चलिए बच्चे, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास से। तो सबसे पहले मैं उस पेज पर आ जाता हूं जहां से हमने ड्रॉप किया था। ओके, तो चलिए बच्चों, हम अब आज स्टार्ट करेंगे यहां से। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमको रिसोर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज क्यों करना चाहिए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना, हमारा एक मैनेजरियल स्टाफ होता है जिसके अंदर टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजर्स होते हैं। हमने देखा था कि हमारा नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है जो एक्चुअल में काम करता है। और फिर तीसरे आते हमारे प्रोफेशनल एंड अदर्स, ये हमने पढ़ा था। अब एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज क्यों करना चाहिए, क्या करते हैं वो ऐसा काम कि उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए। एफिशिएंटली का मतलब मैंने आपको बता चुका है, कम खर्चे में कम टाइम में आपको काम कंप्लीट करवाना है। तो पहला आता है हमारा मैनेजरियल स्टाफ। बच्चों, मैनेजरियल स्टाफ कौन होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, लोगों से काम करवाता है, वो होता है हमारा मैनेजरियल स्टाफ। क्या लिखा हुआ है? ये कौन होते हैं? ब्रेन बॉक्स होते हैं एंटरप्राइज के, मतलब असल में दिमाग ये लोग चलाते हैं। क्या पॉलिसी बनानी है, क्या गोल्स बनाने हैं, कौन डिसाइड करता है? ये मैनेजरियल स्टाफ डिसाइड करता है। और ये इस चीज का ध्यान रखते हैं, ये जो पॉलिसी, जो गोल्स हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो, हम लोगों से अच्छे से काम करवा पाए। इसलिए इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना बहुत यूजफुल होता है। सेकंड आता हमारा नॉन मैनेजरियल स्टाफ। ये एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ये कौन होते हैं? हमारे वर्कर्स होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो मैनेजरियल स्टाफ होता है, ये नॉन मैनेजरियल स्टाफ क्या करता है? मैनेज करता है, इनसे काम निकलवाता है। तीसरा आता हमारा ट्रेन्ड टेक्निकल मैन पावर। ये लोग कौन होते हैं बच्चों? ये एक्चुअल में काम नहीं करते हैं, लेकिन मशीन्स, ठीक है ना, मशीन कौन सी लेकर आनी है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको चलाना, ये सब सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं? हमारे वर्कर्स को सिखाते हैं। इनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है। जैसे एक मशीन आई, एक बढ़िया सी एक टेक्नोलॉजी आई, मशीन आई, अब वर्कर्स को उनको चलाना तो नहीं आता ना, तो पहले ही जो लोग हैं वो मशीन को लेकर आएंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे, उसे स्टैब्लिश करेंगे, उसे चलाकर देखेंगे, फिर उनको समझाएंगे कि कैसे ये काम करती है। तो टेक्निकल लोगों की भी बहुत ज्यादा हमको जरूरत पड़ती है कि अगर ये नहीं होंगे तो लोग मशीन ऐसी किसी भी तरीके से चलाएंगे और नुकसान और हो सकता है। लॉजिक क्लियर? ओके। इसके बाद आता हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पावर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप अपने स्कूल में जाते हो, आप ये नहीं देखते हो कि कुछ लोग होते हैं जो पानी सर्व करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सफाई का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे ऑफिस को संभालते हैं, फीस वगैरह कलेक्ट करते हैं। ये हमारे स्कूल को मैं एक्चुअल में हमको पढ़ाते नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो स्कूल चलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम ये लोग संभालते हैं। ये डायरेक्टली काम में, डायरेक्टली टीचिंग में फोकस नहीं होते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं कि हम टीचिंग आराम से कर पाए। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैनेजरियल स्टाफ, हमारे ये जो वर्कर्स होते हैं, ये डायरेक्टली काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। लॉजिक क्लियर? ओके। क्या लिखा हुआ है? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हमारे वो सफाई वाले भैया, जो भैया दीदी होते हैं, इसके अलावा जो हमारे ऑफिस बॉयज होते हैं जो फाइल इधर से उधर करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे ना तो काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इनकी मदद से हमारा काम बहुत आसान होता है, क्योंकि इनको पता होता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी होती है, कौन सी चीज कब किसको देनी होती है, किसको किस चीज की जरूरत है, कौन कहाँ मिलेगा, इनको सबको डिटेल में पता होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैन पावर होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए।
लॉजिक क्लियर? ओके। तो कोई भी किसी का भी रोल कम नहीं होता है, हर कोई क्या कहते हैं ना कि ताश के पत्ते का वो नहीं होता घर होता है, तो हर एक पत्ता इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है? टू रन द एंटरप्राइज द एंटरप्रेन्योर नीड्स अ ग्रुप ऑफ स्टाफ which supports the managerial staff, professional staff and trained staff। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं इन सबको सपोर्ट करते हैं। ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो नहीं करते लेकिन असिस्ट करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे। क्लियर? ओके। चार हो गए और पांचवा आता हमारा प्रोफेशनल मैन पावर। प्रोफेशनल मैन पावर कौन हो सकते हैं? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, हमारे ऑडिटर्स हो सकते हैं, हमारे बैंकर्स हो सकते हैं, हमारे लॉयर्स हो सकते हैं। जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोफेशनल चीजें हैं, जो एक्सपर्टीज वाली चीजें उनको हैंडल करते हैं। ये हमारे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो बाहर से भी ये काम करवा सकते हैं। और बाहर से काम करवाने को क्या बुलाया जाता है? आउटसोर्स। कि हमने बाहर काम को आउटसोर्स कर दिया, हम बाहर किसी से करवा रहे हैं, अपने यहाँ किसी एम्प्लॉय से नहीं करवा रहे हैं। तो हम ये जो सर्विसेज होती है इनको क्या करते हैं? हम आउटसोर्स कर देते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती क्योंकि इनकी फीस ज्यादा होती है, इनकी सैलरी ज्यादा होती है। तो जब हम आउटसोर्स करते हैं तो कम पैसे लगते हैं, अगर इनको हम एज एम्प्लॉय रखेंगे तो हमको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो इनको जॉब दो, इनको अपना एम्प्लॉय बनाओ, इनको अपनी टीम का पार्ट बनाओ और अपने साथ रखो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं है, आप इनकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप इनको काम आउटसोर्स कर सकते हो। लॉजिक क्लियर? ओके। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि काम पूरा होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए जो वो काम को कर पाए और राइट मैन एट द राइट जॉब होना जरूरी है। क्लियर? ओके। अब एक बात आती है, इन लोगों का सिलेक्शन करना कैसे है? राइट नंबर ऑफ पीपल मतलब ना तो ज्यादा हो ना कम हो, राइट काइंड ऑफ पीपल मतलब जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही लोग हों, राइट प्लेस पर मतलब जिस काम के लिए चुना जाए वही काम करवाया जा रहा हो, और राइट टाइम मतलब ये नहीं कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये नहीं होना चाहिए कि समान वो समय निकल चुका है अब बाद में सेलेक्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मतलब सही व्यक्ति सही क्वालिफिकेशन के साथ सही समय पे अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक बढ़िया व्यक्ति को या बहुत सारे बढ़िया व्यक्तियों को आप हायर कर सकते हो। और ये करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। पहला, आपको साइंटिफिक सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब है ऐसे ही नहीं कि किसी को भी देखा और कह दिया तू आजा कल से काम पर आजा, नहीं, आप बकायदा उसका टेस्ट लेंगे, बकायदा आप उसका इंटरव्यू लेंगे, बकायदा आप चेक करेंगे कि पहले वो कहीं काम कर चुका है कि नहीं कर चुका है, उसके बाद ये चेक करोगे कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं फिट है। तो मतलब आप काफी सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तब उसको सेलेक्ट करोगे। जो सबको फुलफिल करेगा वही सेलेक्ट होगा, जो सबको फुलफिल नहीं करेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। आगे क्या देखा है? एप्रोप्रिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग मतलब ये कोई भी इंप्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, ठीक है ना, तो उसको सिखाना चाहिए कि कैसे काम होता है और ऐसे सिखाओ कि आपका खर्चा कम हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। पता चला ट्रेनिंग में आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो नुकसान में चल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही ट्रेनिंग और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सही दामों में ट्रेनिंग आप उनको करवाओ, ठीक है। प्रॉपर इंडक्शन ओरिएंटेशन एंड फेमिलियराइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कोई भी व्यक्ति जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नया नया आता है तब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं उनको नहीं जानता है, ठीक है ना। आप किसी नई जगह पे जाओगे तो आपको सिर्फ अनजान चेहरे दिखेंगे एंड यू फील ऑकवर्ड कि मुझे बस कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मैं जानता हूं तो मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका काम एज अ बॉस या ऐसा मैनेजर आपका क्या काम होना चाहिए कि उसको कंफर्टेबल फील कराए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सब एक परिवार के जैसे हैं, प्लस सबसे आपका इंट्रोडक्शन कराए, सबसे आपकी दोस्ती कराए जिससे आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो ये काम किसका होता है? ये मैनेजर का काम होता है, बॉस का काम होता है। तो मतलब ये इन शॉर्ट, अगर कल को आप किसी को हायर करते हो तो आपको क्या करना है,
उनको सबसे इंट्रोड्यूस कराना है जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है ना, ऑकवर्डनेस ना रहे, ठीक है। पीरियोडिक परफॉर्मेंस अप्रेजल, टाइम टाइम पर उनको अप्रेजल देना। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, अब ये चेक करिए वो काम बढ़िया कर रहे हैं, अगर बढ़िया कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन दीजिए, उनकी सैलरी बढ़ाइए, उनकी तारीफ कीजिए, उनको रिवॉर्ड्स दीजिए, उनको अवार्ड्स दीजिए, ठीक है ना। फीडबैक एंड स्कोप फॉर डेवलपमेंट, अगर वो कुछ गलत काम करते हैं या फिर ये कह लो कुछ गलतियां करते हैं तो उनको फीडबैक दो, उनको टाइम दो जिससे वो अपने आप को और ग्रो करा सके, ठीक है। प्रॉपर मोटिवेशन एंड रेम्यूनरेशन स्कीम, उनको अच्छी सैलरी दो, अच्छे इंसेंटिव दो, अच्छे बोनस दो, प्लस प्रॉपर मोटिवेशन दो, तब जाकर आप उनको रोक पाओगे, अच्छे से हायर कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उनकी सलाह लो, मैनेजमेंट में उनको कहो कि आप आइए हमारे संग बैठिए और अपना पॉइंट रखिए, हम आपके पॉइंट को कंसिडर करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये चीज कैसे होनी चाहिए, अगर आप सही कहोगे तो हम उसको मानेंगे, अगर आप गलत कहोगे तो हम आपके संग डिस्कस करेंगे कि ये चीज कैसे सॉल्व हो सकती है। मतलब ये म्यूचुअल पार्टिसिपेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाओगे। इसके अलावा बहुत सारे कानून हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट हो गए, आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होता है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 से 30 से ज्यादा लोग होते हैं तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, तो ये कुछ रूल्स हैं, इन कानून के अंदर आपको ये फॉलो करने होते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब आता है हमारा एक्सपर्ट प्रोफेशनल असिस्टेंट। ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स के ही अंदर आ रहा है बच्चों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, अब आता है सर ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल असिस्टेंस की हमको जरूरत होती है कि नहीं होती है। पहले बताओ ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल होते कौन है। तो देखो बच्चों, ये एक्सपर्ट प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक, जैसे मान के चलो ऑडिट करना है, अकाउंट्स को चेक करना है सही बने नहीं बने, तो इसका स्पेसिफिक काम कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, है ना। ओके, कंपनी सही से चल रही है कि नहीं चल रही, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, ये कौन चेक करता है, ये कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है, ठीक है ना। तीसरा, आपका कॉस्ट कितना आ रहा है बनाने में, ठीक है ना, आप सही से काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपके खर्चे ज्यादा तो नहीं हो रहे, कम तो नहीं हो रहे हैं, ये चेक करने का काम किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है। लीगल मैटर्स में आपको डिफेंड करने का काम किसका होता है, लॉयर का होता है, ठीक है। बैंकिंग के काम संभालने का काम किसका होता है, बैंकर का होता है। तो मतलब ये सारे काम आप खुद नहीं कर सकते हो, you need some professional people to take care of these tasks। समझ में आ रही चीज, तो वो जो आपके सारे काम संभाल लें, इससे आपको क्या चाहिए होती है, उनकी हेल्प चाहिए होती है। तो वी नीड व्हाट, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, इनकी असिस्टेंस चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, तो मतलब ये आज का जो टाइम है वो स्पेशलाइजेशन का है। स्पेशलाइजेशन अगर होगी, लोग एक्सपर्ट होंगे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। ओके, बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज ने ये मान लिया है कि हाँ भाई, वो हर एक चीज को खुद से बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन अच्छा कर सकती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अच्छा कर पाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर रही है तो शायद मार्केटिंग ना कर पाए, मतलब कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। मतलब ये कि ये कह लो कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, किसी में आप अच्छे हो तो किसी में आप अच्छे नहीं हो। इसलिए आपको जो इस चीज में अच्छे नहीं हो वहां से आप एक्सपर्टीज ले सकते हो, ठीक है। ओके, आपके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, ना इतना टाइम है, ना इतना पैसा है, ना इतनी एनर्जी है कि सारी चीजें आप खुद से करने की सोचो। इससे अच्छा है आप लोगों से क्या करवा लो, आउटसोर्स करवा दो, बाहर वो काम किसी को दे दो, किसी सर्विस को दे दो, जिससे लोग आप अपना काम करवा लो। जैसे मान के चलो मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो क्या मुझे सॉफ्टवेयर बनाना आता है, नहीं आता है। क्या मेरे जो एम्प्लॉयज है उनको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, नहीं आता है। तो मैं किससे होऊंगा, एक आईटी फर्म से बोलूंगा कि मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, तो उसमें मेरा टाइम बचेगा, मेरे एफर्ट्स बचेंगे, मेरी एनर्जी बचेगी, मैं थोड़ा सा पैसा खर्च करूंगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा। वरना क्या होगा, मैं पहले लोगों को हायर करूं, उनको पहले चेक करूं कि उनको सॉफ्टवेयर बनाना आता है कि नहीं आता, जबकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो मैं किसी को भी सेलेक्ट कर लूंगा। समझ रहे हो कितना हेक्टिक हो जाएगा। तो इससे अच्छा किसी बाहर के व्यक्ति से काम करवा लो और मामला निपटा लो। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, बस उन्होंने बस ये दे रखा है कि प्रोफेशनल सर्विसेज की क्या खासियत होती है, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, नॉलेज, लेबर चाहिए होता है, काफी या तो मेंटल या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वाला काम होता है, प्रोफेशनल वर्कफोर्स होती है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगती हैं इसके अंदर। जैसे मान के चलो कोडिंग वगैरह करानी है तो बहुत सारे कंप्यूटर्स लगते हैं, अकाउंटेंट्स के लिए भी कंप्यूटर्स लगते हैं, तो इतने ज्यादा हमारे पास शायद ही हो, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर अच्छा खासा कैपिटल नहीं है तो वो हम प्रोफेशनल वालों से करवा सकते हैं, ठीक है।
इसमें एक्सपर्टीज लोगों की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको बाहर करवाना पड़ता है, ठीक है, और बदले में पैसा मिलता है। समझ में आ रहा है? तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो आप प्रोफेशनली किसी से काम करवा सकते हो। क्लियर? ओके। अगला पॉइंट क्या आता है? अ बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब होता है कम खर्चे में काम। कम खर्चे में काम आप कब कब कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, जब आप वेस्टेज को कम कर दो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ना तो चीजें बर्बाद होंगी ना ही आपके खर्चे बढ़ेंगे। दूसरा, अगर आप टाइम, खर्चा और एनर्जी बचाते हो तो आपके खर्चे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी टाइम पे ज्यादा काम कर पाते हो। तीसरा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों से काम करवाते हो। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो काम को जल्दी निपटा देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कोडिंग करने बैठूंगा तो मैं सालों लगा दूंगा, लेकिन जो कोडर होगा वो 1 महीने में सॉफ्टवेयर या 2 महीने में सॉफ्टवेयर बना देगा। समझ में आ रही है चीज? ओके। इसके अलावा आप अपने कोर फोकस, जो आपकी जो मेन एक्टिविटीज है आप उस पर फोकस कीजिए। अगर मेन एक्टिविटी पर फोकस करोगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर मैं टीचिंग पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो मेरा बिजनेस ज्यादा अच्छे से चलेगा, ठीक है ना। ओके। इसके अलावा आप क्वालिटी सर्विस लीजिए, ठीक है ना। क्वालिटी सर्विस लीजिए, ऐसे नहीं कि किसी से भी कोई भी काम करवा लिया, नहीं, क्वालिटी सर्विस लीजिए, अच्छी सर्विस लीजिए, आपका खर्चा कम होगा। इसके अलावा आपके चांस, रिस्क के चांसेस कम करो। कोई भी चीज पहले से आप प्रॉपरली एनालाइज करके रखो तो आपके रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे, और जब रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके। जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, आई रिपीट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, उसमें अपना पैसा सेव कीजिए। कि बार बार कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि आप अपनी किसी सर्विस को अलग से ना ले, किसी से हायर कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए आपके पास, आपको कोई भी चीज जो है, आपको जमीन चाहिए, ठीक है ना। फैक्ट्री के बगल में खाली जमीन पड़ी है, वो खरीदने की सोच रहे हो, भाई वो खरीदो नहीं, रेंट पे ले लो, उससे पैसा बचाओ, ठीक है ना। जबरदस्ती जमीन खरीद के उसके ऊपर अपना गोडाउन बनाने में खर्चा ज्यादा जाएगा, रेंट पर ले लो। समझ में आई? तो इससे अपने खर्चे आप कम कर सकते हो, ठीक है ना। आप दूसरे एक्सपर्टीज के लोगों का एक्सपीरियंस लेके, उनकी एक्सपर्टीज लेके अपना बिजनेस में काम बढ़ा सकते हो। और जो नए ग्रोइंग मार्केट है वहां पर जाइए, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे और आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। समझ में आई है ये चीज? हाँ या ना? मैं को पहले फटाफट से बता दो, फटाफट से। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां पर इन्होंने कुछ स्पेशलाइजेशन वाले काम दे रखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो स्पेशलाइज लोग ही करते हैं, तो आपको कम से कम इन लोगों को हायर करना चाहिए या इनसे काम निकलवाना चाहिए। या तो आप इनको अपने यहाँ हायर कर लो, ठीक है, नौकरी दे दो, या फिर ये काम किसी बाहर वाले से करवा लो। जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स कॉल सेंटर, कॉल सेंटर का नाम सुना है ना। तो बैंक्स अपने यहाँ कॉल सेंटर नहीं रखते हैं, वो किसी कॉल सेंटर कंपनी को अपना काम अलॉट कर देते हैं कि आप हमारे कस्टमर्स की कंप्लेंट आप हैंडल करो। तो मतलब वो अपने पास मैन पावर नहीं रख रहे हैं, वो किसी और से करवा रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज काम वो किसी और से करवा रहे हैं। जैसे मान के चलो बैंक से, बैंक अपने सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनवाते, तो वो किसी कंपनी को हायर कर लेते कि आप हमारे सॉफ्टवेयर बना दो, ठीक है। तो वही चीज है। तो कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं 15-20 की ये प्रोफेशनल सर्विसेज आप हायर कर सकते हो, आउटसोर्स करवा सकते हो। जैसे आपका अकाउंटेंट्स, लॉयर, ऑडिटर्स, बैंकर, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउसेज, एडवर्टाइजर, कोरियर, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विस, पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल, रिसर्चर्स, कॉपीराइटर, अप्रेजर, कॉपीराइटर्स रिपीट हो गया यहाँ पे, बिजनेस कंसल्टेंट, लॉ फर्म, आर्किटेक्ट, अटॉर्नी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स। तो ये जो कुछ आपको सर्विसेज दे रखी है 20, ये आप हायर करवा सकते हो, ठीक है ना। खुद ना कर सके, बाहर से हायर, आउटसोर्स वगैरह कर सकते हो। क्लियर? ओके। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप अपना खर्चा कम करते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक आता है हाउ टू प्रोक्योर, ठीक है ना। ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज है आप कैसे प्रोक्योर कर सकते हो? क्या आप उनको नौकरी दोगे? क्या आप उनसे जब काम होगा तब काम निकलवाओगे, या आप उनसे कुछ एग्रीमेंट कर लोगे? कैसे करोगे? आप कैसे इनकी सर्विसेज ले सकते हो? तो इन्होंने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। क्या स्टेप्स दे रखे हैं? आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि अगले 1 साल तक, 2 साल तक हम आपसे काम निकलवाएंगे। आप थर्ड पार्टी अरेंजमेंट भी कर सकते हो। थर्ड पार्टी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी बाहरी व्यक्ति से काम करवा लिया। थर्ड क्या होता है? लीज बेसिस पे। लीज बेसिस का मतलब क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक,
कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम पर्टिकुलर काम तक करा सकते हैं। लीज बेसिस, लीज होती है पर्टिकुलर टाइम तक की, ठीक है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये लीज तक हम काम करवाएंगे। कैप्टिव यूनिट अरेंजमेंट, कैप्टिव यूनिट अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर यूनिट ही आपने ले ली। एग्जाम्पल के तौर पे कैप्टिव यूनिट का मतलब क्या होता है, मान के चलो मैं हूं और मैं क्या करता हूं, मैं कोडिंग करता हूं, आप एक टीचर हो, तो आपने मेरे को बोला कि तू सिर्फ मेरा ही काम करेगा, ठीक है ना, आप सिर्फ हमारा ही काम करोगे और हमारे लिए ही अपनी कोडिंग वगैरह करोगे। तो आपने क्या करा, एक यूनिट को ही पकड़ लिया, एक पूरे बिजनेस फर्म को ही पकड़ लिया कि अब अपना सारा काम आप उसी से करवाओगे और सिर्फ वो सारा काम आपका ही करेगा, भले वो आउटसोर्स है, आउटसोर्स है, लेकिन सारा काम आप उसी से करवाओगे। क्लियर, इसको बोलते हैं कैप्टिव यूनिट अरेंजमेंट। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार बोल देता हूं, मान के चलो मेरे यहाँ 5 एम्प्लॉइज है, तो मैंने एक एम्प्लॉय को डेडिकेट कर दिया कि ये काम सिर्फ आपका ही करेगा। क्लियर हो गया, तो मेरे यहाँ 5 एम्प्लॉय, मेरी 5 यूनिट हो गई जो काम करती है मेरे लिए, एक यूनिट मैंने आपके लिए ही डेडिकेट कर दी, तो उसको बोलते हैं कैप्टिव यूनिट अरेंजमेंट। पार्ट टाइम अरेंजमेंट, पार्ट टाइम अरेंजमेंट का मतलब होता है जब काम होगा तब हम काम करवा लेंगे, और रेगुलर बेसिस का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, मतलब लॉन्ग टर्म जितना काम होगा हम उतना काम करवाएंगे, और जैसे रेगुलर एम्प्लॉय होता है ना, वैसे रेगुलर बेसिस पे काम आएगा आप लोग, काम आएगा आप लोग। क्लियर, पार्ट टाइम में क्या होता है, महीने में 4 दिन, महीने में 5 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ इस तरीके से पार्ट टाइम। क्लियर, ओके, तो इस तरीके से आप इनकी सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। क्लियर हो गया, ओके। तो बच्चों ये था हमारा पूरा ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक जिसमें 2 क्लास लगी। आई होप आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना चैप्टर काफी छोटा है, क्योंकि सीबीएसई ने 90% डिलीट कर दिया है, तो 4 क्लासेस के अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 4 या 5 जो भी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ये होगी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की लास्ट क्लास। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।